दोस्तों आज हम लोग लेक्चर में एक कहानी सुनने वाले हैं। वो कहानी बड़ी जबरदस्त है और जियोपॉलिटिक्स के अंदर बड़ी सूट करती है। खास तौर पर ये जो टैरिफ का गेम चल रहा है इसके ऊपर तो बड़ी बेहतरीन तरीके से वो सूट कर रही है। मतलब यही कहानी जो है वो एग्जैक्ट उसी के लिए बनी है। पहले आप कहानी सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक साम्राज्य के अंदर एक बहुत अच्छा राजा हुआ करता था। उस राजा की बहुत वाहवाही हुआ करती थी। उसी साम्राज्य के अंदर एक रोटी वाला भी था। रोटी वाला इन द सेंस कि एक मर्चेंट ऐसा था जो कि एक अकेला व्यक्ति था उस साम्राज्य में रोटी बनाने वाला। सभी लोग रोटियां उससे खरीदा करते थे। उसकी रोटी की कीमत 6 रुपए थी। उसकी रोटी की कीमत 6 रुपए थी। वो ये चाहता था कि मेरी रोटी की कीमत और थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, कॉस्टिंग जो पड़ रही थी, वो 5-5.5 रुपए उसके पड़ रही थी। 6 रुपए जो है वो रोटी को बेच रहा था। तो उसको लगता था कि मेरा परिवार इससे नहीं चल रहा है। अब एक दिन वो जाता है राजा के पास में और राजा को सारा दुखड़ा वो रो देता है कि राजा साहब, मेरे जो परिवार जन है वो ठीक तरीके से इस गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं इस प्राइसिंग के ऊपर। मेरी जो रोटी की कीमत है वो 6 रुपए है। मैं चाहता हूं कि रोटी की प्राइस बढ़ा दूं। ठीक है, तो फिर राजा ने कहा कितनी बढ़ाना चाहते हो? बोला मैं 10 रुपए रोटी की प्राइस करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि 10 रुपए मत करो, तुम इस रोटी की प्राइस कर दो 30 रुपए। बोला 30 रुपए? फिर तो मुझसे कोई रोटी खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि मैं एकमात्र एक व्यक्ति हूं जो कि इसका मर्चेंट हूं और मुझसे कोई रोटी खरीदेगा नहीं। सभी लोग फिर मुझसे परेशान होंगे, हो सकता है कल को मुझे पीट भी दे वो। बोला तुमको जो बोला है वही करना है। तुम कल जाओ और रोटी की प्राइस जो है वो 30 रुपए कर दो। वो मर्चेंट वापस से जाता है अपनी दुकान पर और अगले ही दिन उस रोटी की कीमत 30 रुपए कर देता है। जनता परेशान होती है और हो हल्ला करती है, हाहाकार करती है, सड़कों पर आती है कि यार ये अकेला व्यक्ति था और इसने रोटी की प्राइस 30 रुपए कर दी। सब लोग जो है वो मिलकर राजा के पास में जाते हैं। राजा ये कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी, बुलाओ मेरे सामने। सैनिकों को भेजता है, सैनिक उसको सामने लेके आते हैं। बोला तेरी इतनी जरूरत, तूने रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी? बोला मैं क्या करता, मेरा परिवार चल ही नहीं रहा था। 6 रुपए में मैं रोटी बेच रहा था, 5.5-6 रुपए की मेरी रोटी पड़ रही थी, मैं परिवार को क्या खिलाता। राजा सोचता है कि यार बात तो ठीक है। जनता को कहता है कि तुम सब लोग यहां पर आए हो तो तुम भी सुनो इसकी बात। ये कह रहा है इसका परिवार नहीं चलता है। तो बोले यार बात तो ठीक है। तो राजा ये कहता है कि बोला ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम्हारी रोटी की कीमत आधी कर दो, 15 रुपए कर दो। 30 रुपए तुमने कर दी, 15 कर दो तुम। तो जनता कहती है कि नहीं नहीं नहीं, 15 भी ठीक नहीं है, हम 15 भी नहीं खरीद पाएंगे। फिर राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ना तुम्हारी ना इसकी रोटी की कीमत 10 रुपए करते हैं। जनता खुश हो जाती है, राजा की वाहवाहियां होती हैं। जनता बहुत खुश है कि रोटी की प्राइस जो है राजा ने कम कर दी है। इससे जो रोटी बेचने वाला था उसका परिवार भी चल पड़ा, इससे जनता भी खुश हो गई और राजा को वोट बैंक भी उसका मजबूत हो गया कि अगली बार वही राजा बन के आएगा। जबकि यह तय था कि रोटी की प्राइस 10 रुपए ही करनी है। यही चलता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। टैरिफ की प्राइस बढ़ाई गई, टैरिफ की प्राइस बढ़ाई गई और आज टैरिफ की प्राइस 18% पर आ गई, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो प्राइस है वो अलग नहीं हो सकती है। वो भले ही पहले बढ़ा दी गई हो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अमेरिका ने, और वो स्वार्थ ये था कि रशिया से जो ऑयल परचेज किया जा रहा है इंडिया उसको बंद करे और जहां से अमेरिका खरीदवाना चाहता है वहां से खरीदे। बस यही टारगेट था। तो जो रोटी की कीमत जो पहले से तय थी 10 रुपए, वही रख दी गई। अब सुनिए आज का लेक्चर। आज का लेक्चर किसके ऊपर है? आज का लेक्चर इसी के ऊपर है कि यूएसए ने टैरिफ जो है उसको कम कर दिया है। यूएसए ने टैरिफ जो है इसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। और कम करके कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। अब इससे इंडियन जो टेक्सटाइल मार्केट है, इंडियन कारपेट का जो मार्केट है और फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसको बूम मिलेगा। शार्क टैंक इंडिया आपने देखा है। शार्क टैंक इंडिया के अंदर जब भी कोई फुटवेयर ब्रांड आता है तो कोई ग्लोबली ब्रांड ऐसा ही होगा जो यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं करता होगा। मैक्सिमम सभी लोग जो है कहां पर एक्सपोर्ट करते हैं? यूएसए के अंदर, क्योंकि वहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अब देखिए यहां पर चलिए, अब एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे कंटेनर जो है वो डिस्पैच करने हैं। समर सीजन आ रहा है,
गर्मी आ रही है, उसी के हिसाब से क्लोथिंग जो है वो चेंज होंगी। आप भी टी शर्ट्स पहनेंगे, है ना, अभी आप जैकेट्स वगैरह पहन रहे हैं, मैंने जैकेट पहन रखा है, आप भी जैकेट्स अभी पहनते होंगे, आगे जाके टी शर्ट्स वगैरह पहनेंगे आप। तो अमेरिका के अंदर इसीलिए हमारा जो इंडियन गारमेंट है, चाहे लेदर हो, चाहे फुटवियर हो या फिर गारमेंट्स हो, इन सब का डिमांड जो है, इन सब की डिमांड इंक्रीज होने वाली है। अब बात यह है कि टैरिफ के इस गेम के अंदर जो छोटे प्लेयर्स थे वो उन्होंने वर्चुअली स्टॉप कर दिया अपना शिपमेंट कि हम जो है इस टैरिफ का ये जो भार है वो सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही में बिगर वंस भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपने शिपमेंट को रोक दिया। लेकिन जो लार्ज पॉकेट थे, लार्ज पॉकेट मर्चेंट्स, एक्सपोर्टर्स, जिनके पास में बहुत पैसा था, उन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो है हमको एक्सपोर्ट के अंदर बूम मिलेगा, और वही मार्केट के अंदर रह गए। ठीक है, अब जापान के ऊपर टैरिफ है 15%, कंबोडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड के ऊपर है 19%, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका 20%। ध्यान रखना, बांग्लादेश वो कंट्री है जो कि यूएसए को गारमेंट्स, टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट करती है। चाइना के ऊपर 34% है। इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर लेवी चार्ज लगाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। ये मैप भले ही 31 जुलाई 2025 का क्यों ना हो, लेकिन इससे बहुत सारा जो कंटेंट है वो क्लियर होगा। आप देखेंगे इस कॉन्टिनेंट को, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, यहां पर जो एवरेज टैरिफ है वो जा रहा है 15% के आसपास। आप देखेंगे कि इस पूरे मैप के अंदर, इस पूरे मैप में देखेंगे ये वाला हिस्सा, म्यांमार के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ जो लगाया गया इस कैटेगरी के अंदर, ऑलमोस्ट 40% के आसपास। आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं सबके ऊपर एक एवरेज टैरिफ लगा 15%। इंडिया के ऊपर टैरिफ जो था, जिस समय मैप बना उस समय 25% था, मतलब रिसेंटली 25% ही था इससे पहले। अब जो है वो कितना हो चुका है, 18% इंडिया के ऊपर हो चुका है। मतलब टैरिफ सभी देशों के ऊपर लगा। सबसे ज्यादा जो टैरिफ की मार झेली वो झेली किसने, ब्राजील ने। सबसे ज्यादा टैरिफ आज भी, सबसे ज्यादा, चाइना से ज्यादा टैरिफ किसके ऊपर लगा हुआ है, ब्राजील के ऊपर लगा हुआ है। जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं सबके ऊपर 15% एवरेज स्टार्टिंग से ही वही लगा हुआ है। ठीक है, अब 18% लेवी जो है वो इंडियन गारमेंट्स के ऊपर है। पहले लेवी को समझिए कि लेवी और टैक्स के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होता है। देखिए, टैक्स जो होता है वो एक कंपलसरी कंपोनेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर लगाती है। ठीक है, लेवी जो है वो कंपलसरी भी हो सकता है और ऑप्शनल भी हो सकता है, दोनों में से डिपेंड करता है उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। और लेवी जो है वो पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जा सकता है, जैसे गारमेंट्स है, जैसे लेदर है। जबकि ये अदर टैक्स जो होते हैं वो ओवरऑल लगते हैं सभी के ऊपर, एक साथ कंबाइंड होकर ग्रुपिंग्स के अंदर लगते हैं। ये डिफरेंस है। तो 18% जो है वो अभी टैरिफ कर दिया गया है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे जो कि किससे, यानी इंडियन गारमेंट जो है, यानी कि बांग्लादेश पे कितना परसेंट है, 20% है, उससे कम है। श्रीलंका के ऊपर 20% है। अब मान के देखिए कि बांग्लादेश का कोई टेक्सटाइल कपड़ा जो है वो जा रहा है यूएसए के अंदर जिसके ऊपर 20% टैरिफ है, और इंडिया का जा रहा है जिसके ऊपर 18% टैरिफ है। तो इंडियन जो एक्सपोर्टर है उनको फायदा होगा। साथ ही के अंदर इंडियन जो कारपेट्स हैं वो भी अब कंपीट कर पाएंगे टर्की के कारपेट्स के ऊपर, क्योंकि टर्की के कारपेट्स यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट हुआ करते थे, और अब हम लोग जो है कारपेट्स को लेकर भी टर्की के साथ में कंपटीशन में आ जाएंगे। आज सबसे ज्यादा जो हैम्पर्ड हुआ है, जिस सेक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है स्टोन मार्केट। जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये इतना जबरदस्त हैम्पर्ड हुआ है कि हजारों की संख्या के अंदर लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, कोई बातचीत भी नहीं करता है, कोई बातचीत नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली के अंदर जो स्टोन मार्केट है वो जबरदस्त हैम्पर हुआ है, खासतौर पर एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी जो है हम लोग अमेरिका के अंदर क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। चाइनीज गुड्स के ऊपर 34% टैरिफ है। इसका मतलब यह है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट है, वैसे तो पूरे विश्व के अंदर हर तीन में से एक प्रोडक्ट कौन सा होता है, चाइना का होता है। तो बात यह है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनसे भी हम लोग कंपीट कर पाएंगे। मेड इन इंडिया हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहां पर जाएंगे, अमेरिका के अंदर जाएंगे। अब बात यह है कि पीयूष गोयल साहब ये कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर,
कि डील्स अनलॉक पावर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया और यूएसए के बीच में ये क्या हुई है, एक डील क्रैक हुई है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, वंडरफुल टू स्पीक विथ माई डियर फ्रेंड, वेरी गुड, माई डियर फ्रेंड है ना, माई डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या बात है, दोस्ती। देखिए पहली बात तो ट्वीट बिल्कुल ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके से बात की जाती है, ये एक मैनर है बात करने का। लेकिन इतना जबरदस्त रेस्पेक्ट वो भी इस इंसान के लिए नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है, हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब ट्रंप ने हमको धमकी दी, टैरिफ का डर दिखाया, टैरिफ का डर दिखाया, तो वो व्यक्ति दोस्ती नहीं निभा रहा है और हम जो है बड़ी अच्छी से दोस्ती निभा रहे हैं। खैर वो बहरहाल जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। व्हेन टू लार्ज इकोनॉमीज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो एक साथ वर्क कर रही हैं। अश्विनी वैष्णव जो है वो भी कह रहे हैं कि यूएसए और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, है ना, क्योंकि साथ साथ अब चल रही हैं। अच्छी बात है। चलो अब देखो हंसली कहानी क्या है। ट्रम्प सेज इंडिया टू स्टॉप रशिया, रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता है इसको इंडिया खरीदना बंद कर दे अब। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया है, जो कि बहुत पहले से प्री प्लान था कि हम ऐसा करेंगे, उसके लिए भी हम सपोर्टिव जो प्रोडक्ट है टैरिफ वो डर दिखाएंगे, ताकि हमारा जो तेल है, मतलब अब वेनेजुएला को ही खोखला कर देंगे। ये सारी तैयारियां जो की गई थी वो वेनेजुएला के लिए ही की गई थी। आज वेनेजुएला के ऊपर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज अंगुली नहीं उठा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अंगुली उठाती उससे पहले ही ट्रंप ने कह दिया कि हम लोग तो ग्रीनलैंड लेंगे। अब तो यूरोपियन कंट्रीज को यह लगने लगा कि यार ये तो ग्रीनलैंड लेगा, कल को हमारा देश स्विट्जरलैंड जैसा देश जो है उसको कैप्चर कर सकता है ये तो। इसलिए सब वेनेजुएला को भूल गए। कनाडा को कहा कि ये हमारा 51 स्टेट होगा, कनाडा भूल गया कि यार वेनेजुएला को कैप्चर किया था। सभी देश भूल गए और अमेरिका यही चाहता था कि वेनेजुएला की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, ताकि हम उसका ऑयल एक्सपोर्ट करके उसका खोखला कर दें और सारे देशों को तैयार कर दें कि आओ आओ यहां पर सस्ता तेल जो है बिक रहा है। और इंडिया को कहा कि अगर तुमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर आज है, इसलिए इंडिया के ऊपर यह डर दिखाना जरूरी था। इंडिया हैज लॉन्ग इंपोर्टेड वेनेजुएलन ऑयल एंड इज रेडी फॉर मोर। मतलब अब इंडिया जो है वो कहां पर जा रहा है? वेनेजुएला की तरफ। मैंने जो कहानी आपको शुरुआत में सुनाई थी कि रोटी की जो प्राइस है 10 रुपए तय था, तो आज जो समय है ये पहले से ही प्री प्लान था कि वेनेजुएला से ऑयल को एक्सपोर्ट करना है यूएसए को और कंट्रीज को तैयार करना है, और वो आज दिन आ चुका है। ठीक है, रशियन क्रूड ऑयल यानी क्रूड आउट, ट्रंप क्लेम्स इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। ये कब की खबर है? 2 दिन पहले की खबर है कि इंडिया जो है वो कहां से ऑयल खरीदेगा? वेनेजुएला से, जो कि पूरी सोची समझी साजिश थी। अब क्या करेंगे? न्यू कॉलोनियल एरा के तहत वेनेजुएला को खोखला किया जाएगा, उसका सारा तेल निकाल लिया जाएगा और बेच दिया जाएगा, और पैसा कहां जाएगा? अमेरिका के पास में, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो कि वीक हो चुकी है और ट्रंप उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ट्रंप वो पैसा वहां पर लगाएंगे। अब आज बैंकरप्ट मतलब अमेरिका जो है खोखला है, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बैंकरप्ट होने को तैयार है, उसको बचाए रखने के लिए और ज्यादा खुलासा ना हो, इसीलिए सारा खेला है ये बहुत तगड़ी साजिश है। कि शायद आपको समझ में आ चुकी होगी, मैंने कुछ प्रमाण देकर आपको बता दिया है। अब आप लोग बताइए, आप जस्टिफिकेशन दीजिए कि क्या वाकई में सही है कि नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी थी जिसके तहत वेनेजुएला के ऑयल को अब एक्सपोर्ट किया जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों डीप वर्क के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस 30% यानी कि 30 टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। मतलब आप 30 दिन के अंदर वो टेक्निक सीख के अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ला सकते हैं। साथ ही के अंदर अगर मैं कहता हूं कि आपको कोई भी एडिक्शन है, मान लो कि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन नहीं, कोई भी एडिक्शन है, आप मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, मतलब ये जो कोर्स है वो सभी एडिक्शंस के लिए है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे सिगरेट हो, कुछ भी हो, स्मोकिंग हो। तो मैंने 175 टेक्निक्स, पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था, फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए।
चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। वही चैलेंज जो है वो क्या कर सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।